हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 16वां लेक्चर हमारे ओबीजी का। यानी हमारा इससे पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं ओबीजी के, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट जो कंटिन्यू में है 2 से 3 लेक्चर और आएंगे। इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ स्पेशल जो ओबीजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बेसिक्स होते हैं। अब चालू होंगे थर्ड यूनिट से आपका बेसिक्स एडवांस लेवल पे, कि ओबीजी में क्या चीज़ें नहीं देखनी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, इन सारी चीज़ों को। तो आज का जो हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो कि आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है। दो चीज़ें हम लोग आज की इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दोनों चीज़ आप पहले कई बार पढ़ चुके होंगे, तो 12th में पढ़े होंगे, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। इसके बाद में अगर प्रिपरेशन किए होगी उस टाइम में पढ़े होंगे, एनाटॉमी में पढ़ा होगा। कई बार आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ चुके हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमें इसमें नहीं देखनी है, बस उतने ही चीज़ों को फास्ट तरीके से जल्दी तरीके से देखेंगे, जल्दी तरीके से आपका ये टॉपिक कवर हो जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अनलाइक द मेल अंडरगो द रेगुलर साइक्लिक चेंज, ठीक, नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है एक साइकिल चलती रहती है। वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह नहीं होता, उसमें एक साइकिल चलती रहती है, और जो कि जिसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। व्हिच सर्व द बॉडी पीरियोडिक प्रिपरेशन फॉर द ओवल्यूशन एंड द पोटेंशियल टू प्रेगनेंसी। जो बॉडी को प्रिपेयर करता है किस लिए, ओवल्यूशन के लिए, उसके बाद में किस लिए, प्रेगनेंसी के लिए। इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, उसके लिए वो प्रिपेयर करता है। वो साइकिल इसी के लिए होती है। ठीक, मेंस्ट्रुएशन आल्सो नोन एज द मिनार्की व्हेन द फर्स्ट। जब इस चीज को भी आप लोग पहले कई बार में पढ़ चुके हैं कि पहला जब मेंस्ट्रुएशन आता है लगभग 12 से 13 साल की उम्र में गर्ल्स को आता है, और ये आपका क्या कहलाता है, मीनार्की कहलाता है। जो लास्ट होता है उसको मीनोपॉज कहते हैं। दो चीजें होती हैं। टिपिकली स्टार्ट कब होता है, लगभग 12 साल की उम्र में आपका स्टार्ट हो जाता है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। नॉर्मल लेंथ क्या होता है, 21 से 35 दिन तक नॉर्मल लेंथ होता है। यानी कुछ लोगों में, कुछ फीमेल में आपका 21 दिन होगा, कुछ फीमेल में 35 दिन होगा। एवरेज जो इसको देखा जाता है वो 28 दिन का देखा जाता है, इसका एवरेज। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके बाद में नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है 4 से 5 दिन होता है। इसको एवरेज अगर देखेंगे तो 2 से 7 दिन, मतलब एवरेज आपका 4 से 5 दिन आता है, लेकिन कुछ में 2 दिन तक रहता है, कुछ में 7 दिन तक भी जाता है, तो 2 से 7 दिन। लेकिन अगर नॉर्मल ड्यूरेशन देखा जाए तो 4 से 5 दिन अधिकतर फीमेल्स में देखने को मिलता है। अब इसके बाद है फिजियोलॉजी, जो हमारा आज का इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग पहले भी जानते हैं, इसका फिजियोलॉजी भी लगभग जानते होंगे, एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे। बस एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल इज द सीरीज ऑफ द साइक्लिक सीरीज। क्या है, एक सीरीज है, यानी इसमें कई सारे साइकिल होते हैं, जिसका पूरा सीरीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वुमेन ऑफ द मिनार्की, मिनार्की से स्टार्ट होता है और मीनोपॉज तक ये आपका फिजियोलॉजी जो है ये आपका पूरा चलता रहता है, पूरा सिस्टम। ठीक, अब इसमें आता है क्या चीजें कंट्रोल करती है, यानी बॉडी का कौन कौन सा सिस्टम होता है जो तुम्हारे मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें हाइपोथैलेमस आता है, ठीक, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, ओवरीज आते हैं और यूट्रस आता है। इतने बॉडी पार्ट जो होते हैं मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, साथ ही ओवरी और यूट्रस, इन दोनों जगह पे तो होता ही है। ठीक, दो मेन साइकिल आपकी होती हैं, ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल चेंज इन ओवरी, ओवरी में क्या चीज चेंज हो रहा है और यूट्रस में क्या चीज चेंज हो रहा है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दोनों जगह पे चेंज होता है, आप लोगों को पता हो पहले से। तो इसमें ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल दो चीजें आपकी हो गई। अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस जो है, यानी एचपीओ एक्सिस जो है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस, यानी इनमें क्या क्या चीजें हो रही हैं इन तीनों चीजों में, इसको इस शॉर्ट टर्म में अच्छे से देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो है रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक, जीआरएच, ठीक, जीएनआरएच जो होता है इसको रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस जब जीएनआरएच रिलीज करेगा तो क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी को जब आपका जीएनआर स्टिमुलेट करेगा तो उससे दो चीजें रिलीज होंगी। एफएसएच रिलीज होगा जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और दूसरा ल्यूटेलाइज हार्मोन आपका रिलीज होगा। दो चीजें। पहले क्या किया, हाइपोथैलेमस जो था उसने क्या किया हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
इसके बाद में उसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, दो चीजें रिलीज की, एफएसएच एलएच। ठीक, दो चीजें हो गई। अब दीज हार्मोन एक्ट ऑन ओवरी, ये दोनों हार्मोन ओवरी पे एक्ट करते हैं, जो कि आप लोगों ने ग्राफ में देखा होगा। एफएसएच बढ़ता है तो थोड़ा सा एलएच भी बढ़ता है। ठीक, ये ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा। रेगुलेट द फॉलिकल ग्रोथ, ये क्या करता है, फॉलिकल ग्रोथ जो होते हैं उसको रेगुलेट करता है। ओव्यूलेशन और हार्मोन सिक्रेशन को भी रेगुलेट करता है। ठीक, ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है, फॉलिकल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ आपके हार्मोन जो सिक्रेशन है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, उसको भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब ओवेरियन साइकिल क्या चीजें हैं, अब इसमें चेंजेस को देखते हैं। टू द ओवेरियन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेज, 3 फेज में आपका एक कंसिस्ट होती है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। ठीक, 3 फेजेस होते हैं जो कि ओवरी में होते हैं। ठीक, ओवरी में 3 फेज आपके हो गए, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन और आपका ल्यूटियल फेज। ठीक, ये 3 चीजें आपका होती है। वहां पे आपका मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आता है। ठीक, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, वो तो आपका मेन आपका ब्लीडिंग जो है कहाँ से हो रहा है, यूट्रस से होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपके 3 फेजेस हो गए, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। चलिए आगे देखते हैं। अब फॉलिकुलर फेज, इसको सारे सिस्टम को, मतलब ये सारे स्टेप जो है आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, शायद आप लोगों को पता भी होगा, तो इसीलिए थोड़ा स्पीड तेज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा के कोई मतलब नहीं है कि आपका टाइम बर्बाद किया जाए। तो फॉलिकुलर फेज में 1 से 14 दिन तक आता है, जिसमें 1 से 5 दिन तक आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज भी आता है। ठीक, जो कि आपका कहाँ पे, यूट्रस में होता है। स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुएशन। ठीक, जो फॉलिकुलर फेज है मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होता है। यह फेज स्टिमुलेट ग्रोथ 6 to 12 प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स, जो आपके प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, वो आपका यह फेज है, उसको स्टिमुलेट करेगा, उसका ग्रोथ होगा और परिपक्व होगा अच्छे से। उसके बाद में क्या होगा, 7वें दिन फॉलिकल बिकम ए डोमिनेंट ग्राफियन। ठीक, एक आपका ग्राफियन फॉलिकल जो एक डोमिनेंट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल आपका पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफियन फॉलिकल है, कौन डोमिनेंट कर रहा है। सॉरी। अब ये क्या करेगा, फॉलिकल सीक्रेट करेगा एस्ट्रोजन को। अभी जो फॉलिकल होते हैं सीक्रेट करेंगे एस्ट्रोजन को, जो कि काज करेगा प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम पे प्रोलिफरेशन करेगा, जो कि अभी अगले हम यूट्राइन साइकिल में देखने वाले हैं। हाई एस्ट्रोजन एट इंड, और इंड में हाई एस्ट्रोजन जो कि इंड्यूस करेगा एलएच सर्ज। अब एलएच सर्ज जब होगा, ठीक, पहले एफएसएच का सर्ज हुआ, ठीक, उसके जस्ट बाद एलएचएस का सर्ज होता है। क्यों होता है देख लीजिए, आपने ग्राफ में देखा होगा, पहले एफएस का होता है सर्ज, उसके बाद एलएच का भी थोड़ा सा सर्ज होता है। अब एफएस ये अच्छे जब बढ़ेगा, यानी एफएसएच जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो फॉलिकल्स होंगे वो मेच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, उसमें से ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। ग्राफियन फॉलिकल्स, बाकी जो फॉलिकल्स हैं उनसे क्या, एस्ट्रोजन रिलीज होगा। एस्ट्रोजन से क्या होगा, जब वो परिपक्व होंगे एस्ट्रोजन रिलीज होगा, तो उससे प्रोलिफरेशन होगा, और हाई एस्ट्रोजन क्या करेगा, आपका एलएच सर्ज करवाएगा, यानी एलएच इंड्यूस करवाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये तो आपका यूट्राइन साइकिल है, इसको बाद में देखेंगे। इवेंट बिफोर ओव्यूलेशन, अब ओव्यूलेशन के पहले क्या होगा, यानी 14वें दिन से पहले क्या चीज होने वाली है। ये 14वां दिन तब लिया जाता है जब हम 28 दिन का साइकिल मान के चलते हैं कि हमारा जो साइकिल है वो 28 दिन का होने वाला। दियर शुड हाई एस्ट्रोजन पीक दैट मस्ट सस्टेन फॉर अबाउट द 24 to 36 आवर्स। ठीक, जो आपका एस्ट्रोजन पीक पे जाता है वो कम से कम 24 से 36 घंटे अपने पीक पे रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन इज ब्लड स्ट्रीम अबाउट द कितना, आपका 200 pg/ml। ठीक, तो आपका इतना एस्ट्रोजन कम से कम ब्लड में पर ml ब्लड में होना चाहिए। कितने देर के लिए, 48 घंटे के लिए मिनिमम एस्ट्रोजन इतने देर के लिए रहता है। 48 घंटे के लिए इतने अमाउंट में रहता है, पीक पे अपने 24 से 36 घंटे आपका एस्ट्रोजन रहता है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। दीज मैकेनिज्म रिजल्ट सडन एलएच सर्ज, अब अगर एस्ट्रोजन इतना जाएगा तो एलएच सर्ज होगा। ठीक, एलएच सर्ज होगा तो आपका क्या होगा, विद द एलएच इंक्रीज द 10 फोल्ड ड्यूरिंग द एलएच सर्ज, यानी 10 अपने जितना नॉर्मल पे रहेगा उसका 10 गुना पहुंच जाता है। इसके बाद क्या होगा, आपका स्मॉलर राइज ऑफ एफएसएच कंसंट्रेशन, उसके बाद में एफएसएच का कंसंट्रेशन भी जो है इंक्रीज होगा। एलएच सर्ज क्या होगा, शुड बी मेंटेन अप टू 34 to 36 आवर,
एलएच सर्ज जो है वो अपना मेंटेन करेगा जो आपका ऊपर वाला होता है, ठीक, ये एलएच होता है, नीचे वाला जो होता है वो आपका एफएसएच होता है, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इस आपका 34 घंटे से 36 घंटे तक मेंटेन रहता है और अपने पीक पे जो है 10 से 12 घंटे रहता है। यानी आपका एलएच सर्ज जो बढ़ा और जब तक नहीं घटा उसके बीच में 34 से 36 घंटे लगेंगे, लेकिन जो पीक पे जो आपका पीक वाला टाइम है, इस पीक वाले टाइम पे 10 से 12 घंटे रहेगा। इस पीक वाले टाइम पे 10 से 12 घंटे रहेगा। इतना चीज क्लियर होना चाहिए। ड्यू टू द दिस एलएच सर्ज देयर इज ए सेक्रेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन एंड मेनी प्रोलैक्टिन एंजाइम, कई सारी चीजें, लेकिन मेनली इसमें क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है जो कि सीक्रेट होगा इसके बाद में। देखिए यहाँ पे ल्यूटियल हार्मोन, हाँ देखिए एलएच, ये आपका क्या है जो ऊपर वाला गया है, ये आपका एलएच है, ठीक। ये पीला वाला जो बना दिए एलएच है। उसके बाद में आपका एस्ट्रोजन हार्मोन आपका कौन सा है, हाँ ये वाला आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है। ये वाला देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन इतना गया। इसके अलावा आपका बॉडी टेम्परेचर देखिए, ओव्यूलेशन जब आपका पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तब बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है। फिर आपके जो पीक वाले टाइम पे उस पर भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ऐसे रहता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ हो गई। एलएच सर्ज आपका यहाँ पे हो गया, ठीक। अब देखिए एलएच सर्ज में एक चीज़ और देख लीजिए थी, तब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन में आपका 36 घंटे तक हो जाता है। यानी आपका ये कितना हो जाता है, 34 से 36 घंटे तक हो जाता है। और यहाँ पर ये 10 से 12 घंटे जो है, 10 से 12 घंटे रहता है, ठीक। तो दो चीज़ें हो गई, यहाँ पे आपका ये 34 घंटे होगा और यहाँ पे आपका 10 से 12 घंटे यहाँ पे पीक पे अपने रहता है एलएच सर्ज, ठीक। पहले मैंने इसको सॉरी एफएसएच बोल दिया था, लेकिन ये आपका एलएच होगा, इसको सही कर लीजिएगा अगर पहले गलती हुई होगी, ठीक। तो ये एलएच सर्ज आपका हो गया। इसके बाद में ओवल्यूशन आता है। ओवल्यूशन में क्या होगा, आपका फॉलिक्यूलर मेचुरेशन होगा। ओवल्यूशन से पहले क्या होगा, ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज, जब फॉलिक्यूलर फेज चल रहा होगा तभी एफएसएच स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को, और मल्टीपल फॉलिकल होंगे जो कि हम लोग पहले देखा। उसमें से एक डोमिनेंट होगा जिसको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलेंगे, और ये फॉलिकल क्या करेगा, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ये आप लोगों को पता है पहले से ही, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब एस्ट्रोजन जब पीक पे होगा तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, और जब पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, जब हाई एस्ट्रोजन रहेगा का 12वें से 13वें दिन पे, ठीक। 14वें दिन ओवल्यूशन होना है, लेकिन उससे पहले हाई एस्ट्रोजन कब हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा हाई एस्ट्रोजन जो है पहले ही हो गया था। देखिए एस्ट्रोजन का जो लेवल है, ये देखिए ये जो डार्ट डार्ट वाला चीज है, ये रेड से जो बना रहा है, ये एस्ट्रोजन है। देखिए एस्ट्रोजन पहले ही 1-2 दिन पहले ही आपका क्या हो जाता है, अपने पीक लेवल पे चला जाता है, ठीक। तो ये आपका एस्ट्रोजन हो गया। एस्ट्रोजन जब अपने पीक लेवल पे जाता है, हाई एस्ट्रोजन होता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाई एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया फॉलिकल। फॉलिकल जब हाई एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया तो ये आपका पॉजिटिव फीडबैक भेजा। जब पॉजिटिव फीडबैक जाता है तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास जब पॉजिटिव फीडबैक जाएगा तो ये कॉज सडन द एलएच सर्ज। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपका क्या करेंगे, जल्दी से एलएच सर्ज कर देंगे, एलएच एकाएक बढ़ जाएगा। एलएच सर्ज होगा तो ट्रिगर करेगा ओवल्यूशन को। जब एलएच सर्ज हो गया यानी पहले एस्ट्रोजन बढ़ा, तो एस्ट्रोजन बढ़ा तो इसको एलएच सर्ज को बताया कि हाँ एलएच सर्ज होगा। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को मैसेज गया कि हाँ अब एलएच सर्ज करना है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ चुका है। तो उसके बाद में आपका क्या हुआ, एलएच सर्ज हो गया, ठीक। एलएच सर्ज यहाँ पे हो गया। एलएच सर्ज क्या काज करेगा, वीकिंग ऑफ फॉलिकल वाल, जो फॉलिकल के वाल होंगे वो वीक होंगे। इंक्रीज होगा प्रोस्टाग्लैंडिन और एंजाइम्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। इसके अलावा इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो, प्रेशर इनसाइड द फॉलिकल, और इन फॉलिकल्स के इनसाइड में प्रेशर बढ़ेगा। अब ये सारी चीजें क्या चीज इंडिकेट कर रही हैं, वीकनेस ऑफ फॉलिकल वाल, इंक्रीज होगा प्रोस्टाग्लैंडिन, आपके ब्लड फ्लो बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जो ओवा है वो फॉलिकल से निकल जाएगा। आगे देखिए फॉलिक्यूलर रप्चर, फॉलिक्यूलर रप्चर होगा 14वें दिन पे, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और मेच्योर ओवम जो है रिलीज हो जाएगा ओवरी से, और ये आपका पेरिटोनियल कैविटी से नियर क्या करके आपका आ जाएगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब पे। इस चीज को आप लोग एनाटॉमी में भी पढ़ चुके होंगे जब इसके पहले
रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी पढ़ाया जा रहा था तब भी देखा होगा। ठीक, तो क्या होगा, ये आपका ओवरी है, ये आपका फिम्ब्राई है, फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से आपका कनेक्ट होता है, यहाँ से आपका ओवा आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद ओवा पिकअप, अब ओवा को फैलोपियन ट्यूब जो है पिकअप कर लेगा अपने फिम्ब्राई की हेल्प से, स्वीप करेगा पिकअप ओवा, स्वीप करके इसके अंदर जो फिम्ब्राई होते हैं वो इसको आगे की तरफ ढकेलेंगे। ठीक, और ओवा स्टे वाइबल फॉर द 12 to 24 आवर फॉर द फर्टिलाइजेशन। और ओवम जिस दिन यहां से निकल गया, ठीक, यानी ओवल्यूशन हो गया, उससे ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, ठीक, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, मिनिमम 12 घंटे ही जिंदा रहता है। यानी फर्टिलाइजेशन बस उसी एक दिन हो सकता है, 14वें दिन पे। ठीक, 14वें दिन पे ही हो सकता है। यानी 14वें दिन अगर ओवल्यूशन हुआ तो मान के चलिए 14वें दिन अगर सुबह 6 बजे ओवल्यूशन हुआ तो आपका ये 15वें दिन आपका सुबह 6 बजे तक ही आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसके बाद नहीं होगा। यानी 24 घंटे ही जिंदा रहता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, और जो आपका क्या रप्चर होने के बाद जो फॉलिकल्स बचे हो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, जो कि मेन हार्मोन है प्रिपेयर करने के लिए यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन। अब यहाँ से जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, ठीक, यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ तो किसके पास मैसेज गया, यूट्रस के पास, कि वहां से ओवम निकल चुका है, 2-4 दिनों में यहाँ पे पहुंच जाएगा। तब तक प्रिपरेशन कर लीजिए, एंडोमेट्रियम को अच्छा ठीक बना लीजिए, सारी चीजें प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि जो है ओवा पूरा जाइगोट बना के आ रहा है यहाँ पे इम्प्लांट होने के लिए। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ से कैसे पता चलता है कि यूट्रस को उसको प्रिपेयर हो रहा है, तो यहीं से पता चलता है जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो ये मैसेज उसको जाता है कि हाँ अब यहाँ से तैयारी जो है स्टार्ट करनी है। ल्यूटियल फेज यानी 15 से 28 दिन में रप्चर फॉलिकल ट्रांसफर इनटू कार्पल ल्यूटियम हो गया। ठीक, कार्पल ल्यूटियम सीक्रेट द प्रोस्टान, जो कि मेन होता है एस्ट्रोजन और इनहिबिटर, 3 चीजें आपका करता है। मेन इसमें जो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो कार्पल ल्यूटियम डिग्रेड होगा और कार्पस एल्बिकन्स बनेगा, जो कि हार्मोन लेवल फॉल करेगा और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो फिर धीरे धीरे कार्पल ल्यूटियम जो है कार्पस एल्बिकन्स में चेंज होगा, और कार्पस एल्बिकम में जब चेंज होगा तो बॉडी को मैसेज जाएगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, क्योंकि कार्पल ल्यूटियम कितना ही दिन तक प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल, इम्प्लांटेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन हो गया, उसका प्रोजेस्टेरॉन का काम नहीं, लेकिन नहीं हुआ तो थोड़े दिन बाद घटने लगेगा, जब तक क्या होगा आपका धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। ये फर्टिलाइजेशन अक्योर यसीजी फॉर्म द ट्रोपोब्लास्ट मेंटेन द कार्पल ल्यूटियम अंटिल प्लेसेंटा। ठीक, तो कार्पल ल्यूटियम मेंटेन करके रखता है अगर आपका जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। टेक ओवर हार्मोन प्रोडक्शन, और हार्मोन का प्रोडक्शन जो है जारी रहता है। सारी चीजें फीडबैक पे काम करती हैं, ये चीज हुआ तो उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा, अगर कोई भी ब्रेक हुआ तो पूरा ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद यूट्राइन या एंडोमेट्रियल साइकिल जिसको भी कहते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम में मेनली चेंजेस होते हैं। द यूट्रस अंडरगो द साइकिल चेंज कंट्रोल बाय द ओवेरियन हार्मोन। ठीक, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ओवेरियन हार्मोन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। यूट्राइन साइकिल 3 फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोफिलेक्टरी फेज और सिक्रेटरी फेज, 3 फेज इसमें भी होते हैं। आपका मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, प्रोलेफ्रेटरी फेज होता है, सिक्रेटरी फेज होता है। ठीक, 3 फेज में आपका आ जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज में आपका क्या होता है, काज कैसे होता है, डिक्लाइन द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन जब डिक्लाइन होगा, बिकॉज द कार्पल ल्यूटियम डिग्रेड, कार्पल ल्यूटियम क्या होगा, डिग्रेड होगा, चेंज करेगा एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में क्या चेंज होगा, स्पाइरल आर्टरी कंस्ट्रिक्ट जो होगी उसका क्या होगा, इस्चियम, आपका आर्टरी गया। इसके बाद सुपरफिशियल एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होगा, उसके बाद ब्लड म्यूकस एंड एंडोमेट्रियल टिश्यू शेड होंगे और मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। ठीक, ये चीज आप लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं। हार्मोनल कंडीशन में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लो होगा, एस्ट्रोजन लो होगा, देयरफॉर एफएसएच बिगन टू राइज स्टार्ट न्यू ओवेरियन साइकिल। ठीक, और अब धीरे धीरे क्या करेगा, उसके बाद में एफएसएच धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे नया आपका ओवेरियन साइकिल शुरू होगा। प्रोलिफेटरी फेज में आपका एस्ट्रोजन जो फेज जिसको कहा जाता है, इसमें क्या होगा, आल्तो एस्ट्रोजन फेज इसको कहा जाता है। हार्मोनल कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, आपका एस्ट्रोजन के द्वारा।
ठीक, बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स। इसमें आपका क्या होंगे, फॉलिकल डेवलप होंगे कब से, 6 से 14 दिनों पे। ठीक, वो आपका क्या था, 1 से 5 दिन था, इसके बाद अब आपका आएगा 6 से 14 दिन में। इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो होगा चेंज होगा, बिकम थिक होगा, वास्कुलर होगा, और जो आपका ग्रैंडुलर होगा। ठीक, इसके बाद ग्लैंड और जो भी सारी चीज़ें वो नैरो होंगी। ग्लैंड्स जो होते हैं क्या होंगे, स्ट्रेंथ होंगे, नैरो होंगे, आपका जो वाल है वो थिक होगा, बाकी वास्कुलर होगा। ठीक, उसमें वेसल्स बनेंगी, और भी जो भी होगा वो सारी चीज़ें आपके सिस्टम सारे कंप्लीट होंगे। मतलब जो भी थिकनिंग होनी है वहाँ पे ब्लड वेसल्स बनने हैं, जो भी सेल्स वहाँ पे टिश्यूज जितनी भी थिकनिंग होंगी है, ग्लैंडुलर होना, सारी चीज़ें होंगी। ग्लैंड जो होगा वो स्ट्रेंथ होगा, नैरो होगा, स्पाइरल आर्टरी लेंथनिंग होगी। ठीक, क्लियर। तो ये चीज़ें आपकी हो गई, ये आपका प्रोलिफरेटरी फेज होगा, इसमें एस्ट्रोजन फेज इसको कहा जाता है, इसमें एस्ट्रोजन बढ़ेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं, इसमें थिकनिंग होंगी इतना याद रखिएगा, बस काम चल जाएगा। थिकनिंग होंगी और इसमें एस्ट्रोजन बढ़ेगा। ठीक, इतना चीज़ याद रखिए। सर्वाइकल चेंजेस में क्या होंगे, म्यूकस बीकम थिन वाटरी, ठीक हो जाएगा। इसके बाद हेल्प करेगा स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को, जो कि आपको वाटरी होगा और आपका थिन होगा, तो वाटरी और थिन होने से क्या होगा, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। गोल क्या होगा, प्रिपेयर करना सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द इम्प्लांटेशन फॉर द ओवल्यूशन। ठीक, आफ्टर ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के बाद क्या करना है, इसका मेन फंक्शन क्या है, गोल क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है आपका, सुटेबल इन्वायरमेंट देना। ठीक, अब इसके बाद में हमारा क्या आ गया, सेक्रेटरी या जो इसमें होता है प्रोजेस्टेरॉन, इसमें मेनली आपका हार्मोन होता है। वो फेज आपका आ जाता है सेक्रेटरी फेज लास्ट वाला, जो कि 15 से 28 दिन का होता है, जिसको हमने पहले भी देख चुके हैं कि इसे डोमिनेट करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें आपका किससे बनता है, कार्पल ल्यूटियम से बनता है। ठीक, यानी आपका ओवल्यूशन हुआ, उसके बाद जो चीज़ें बची उससे कार्पल ल्यूटियम बना, जिससे प्रोजेस्टेरॉन बनता है। ठीक, उसके बाद एंडोमेट्रियल चेंजेस हो गए, मैक्सिमम थिकनिंग 5 से 6 सेंटीमीटर आपका इसमें होगा। ठीक, ग्लैंड बिकम कॉइल्ड होंगे और सेक्रेटरी हो जाएंगे। ग्लैंड से जो होंगे एंडोमेट्रियल बिकम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा और न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एंडोमेट्रियम सपोर्ट करेगा इम्प्लांटेशन को। 20 से 23 डेज पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल विंडो होता है, इसमें आपका जो है इम्प्लांटेशन हो जाना चाहिए। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू विद द मेंटेन एंडोमेट्रियम, इफ नो फर्टिलाइजेशन कार्पल ल्यूटियम डिग्रेड, प्रोजेस्टेरॉन फॉल। ठीक, स्पाइरल आर्टरी कंस्ट्रिक्ट मेंस्ट्रुअल, सर फिर से आ जाएगा अगर नहीं होगा। ठीक, वही चीज़ आपका है। अब क्या है, साइक्लिक चेंजेस, यानी इन अदर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है आपकी। ठीक, तो आपका क्या होगा, सर्वाइकल चेंजेस में एस्ट्रोजन वाटरी कर देगा, म्यूकस कर देगा, क्योंकि आपका स्पर्म को जाने के लिए अच्छे से रास्ता जो कि प्रोवाइड करेगा। मिड साइकिल हेल्प करेगा स्पर्म की एंट्री में। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, यहाँ पे थिक कर देगा म्यूकस को ल्यूटियल फेज में, जो कि प्रिवेंट करेगा एंट्री को। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन ये आपका कब करेगा, ल्यूटियल फेज में करेगा। इसके बाद में वेजाइनल चेंजेस में क्या आते हैं, आपका एस्ट्रोजन क्या करेगा, आपका प्रोलिफरेशन कर देगा एपिथेलियम सेल का, और आपका कॉर्निफिकेशन कर देगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपका ल्यूकोसाइट और इनफिल्ट्रेशन थिकनिंग होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई, ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेशन और थिकनिंग, दो चीज़ें आपकी वेजाइना में करवाएगा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या कराएगा, वो आपका एपिथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन करवाएगा और आपका कॉर्निफिकेशन करवाएगा। ठीक, बेसल बॉडी टेम्परेचर एस्ट्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर आएगा, लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन आएगा तो आपका जब किसके बाद, ओवल्यूशन के बाद में, पोस्ट ओवल्यूशन के बाद में क्या होगा, बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ब्रेस्ट में क्या होगा, एस्ट्रोजन डक्टल ग्रोथ करवाएगा, प्रोजेस्टेरॉन करवाएगा लोब्यूलर और एल्व्यूलर डेवलपमेंट आपका करवाएगा। ठीक, इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, हार्मोन टाइम लाइन समरी, इसमें हार्मोन कब से कब तक होता है, यही से 5 दिन पर। ये चीज़ अगर याद रख लेंगे, इसीलिए इसको पेज को बनाया गया है कि आपका जो है एक से कहाँ कहाँ पे हार्मोन क्या क्या काम करते हैं, अगर इसको याद रहेगा तो हर एक साइकिल में थोड़ा बहुत चीज़ें, एक दो पॉइंट अगर याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें याद रखने वाली चीज़ें नहीं है। लो एस्ट्रोजन आपका होगा 1 से 5 दिन तक। प्रोजेस्टेरॉन जो होगा, लो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों चीज़ें होंगी। ठीक, यहाँ पे एंड होगा। ठीक, लो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होगा, एफएसएच राइज होगा, जिससे मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक, तो एफएसएच बढ़ेगा, लेकिन आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लो रहेगा।
एस्ट्रोजन जो है आपका बढ़ेगा, जिससे एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन होगा एक 6 से 13 दिन पे। 14वें दिन पे हाई एस्ट्रोजन रहेगा, ये लेस सर्ज होगा, ओव्यूलेशन होगा। 15 से 28 दिन पे प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो क्या होगा आपका डोमिनेट करेगा सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम, ठीक। एंड ऑफ साइकिल क्या होगा, डिक्रीज हो गए हार्मोन और मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक। ये चीजें आपकी हो गई। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन किसे कह सकते हैं, क्या चीजें होती है। ये टॉपिक आपका बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसीलिए इसी में कवर कर दिया जा रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब क्या होता है, वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको हाइजीन जो मेंटेन करके रखना है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान रखना है। यानी आपका जो भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, पीरियड्स होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। माहवारी कहते हैं और क्या कहते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आपके इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन से आपने शरीर की स्वच्छता पर कितना ध्यान दे रहे हैं, साफ सफाई कितना ध्यान दे रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कपड़ा यूज कर रहे हैं, पैड्स यूज कर रहे हैं, टेम्पॉन्स यूज कर रहे हैं, कप्स यूज कर रहे हैं, उसकी कितनी साफ सफाई है, ये सारी चीज़ें कितने टाइम पे चेंज कर रहे हैं, कितने टाइम पे चेंज करना चाहिए। अगर इस स्वच्छता का ध्यान नहीं देंगे तो क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या फायदे होंगे, इन सारी चीज़ों को, कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन से आपके डिजीजेस हो सकते हैं, क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आज की इस पार्ट में देखेंगे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इट्स मीन कीपिंग योर सेल्फ क्लीन, यानी अपने को क्लीन रखिए। सेफ ड्यूरिंग पीरियड्स, यानी पीरियड्स के दौरान। टू सेफ हेल्दी एंड कंफर्टेबल, कंफर्टेबल भी रहिए और खुद को सेफ भी रखिए, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इंपॉर्टेंस क्या है, गुड हाइजीन इज इसेंशियल बिकॉज इट हेल्थ बेनिफिट में इसमें क्या होगा, प्रिवेंट करेगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन यानी आरटीआई को, रिड्यूस करेगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी आपके यूरिनरी सिस्टम के इन्फेक्शन को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा स्किन इरिटेशन, रैशेस एंड बर्ड ऑर्डर, प्रमोट करेगा ओवरऑल कंफर्ट एंड क्लीननेस, ठीक। इतनी चीज़ों को करेगा, ठीक। प्रिवेंट करेगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन यानी आरटीआई को, रिड्यूस करेगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को, प्रिवेंट करेगा स्किन इरिटेशन को, रैशेस को और बर्ड ऑर्डर को, प्रमोट करेगा ओवरऑल कंफर्ट और क्लीननेस को, ठीक। सोशियो साइकोलॉजिकल बेनिफिट में क्या है, इंप्रूव करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस को, रिड्यूस करेगा स्ट्रेस एंड एम्बेरसमेंट को, हेल्प करेगा रेगुलर पार्टिसिपेशन इन स्कूल स्पोर्ट एंड वर्क, ठीक। इतनी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, सिंपल चीजें, इसमें कुछ बताने वाला नहीं। हाउ टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। यूज क्लीन प्रोडक्ट, आप जो पैड्स यूज कर रहे हैं उसको, कप क्लोथ जो भी यूज कर रहे हैं उसका जो है यू कैन यूज द सैनिटरी पैड, वैसे सबसे सही होता है, क्लोथ पैड्स, ठीक, टेम्पूज या मेंस्ट्रुअल कप जो भी यूज कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो इसको यूज करना चाहिए। कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए, और अगर कपड़ा यूज भी करना है तो एक ही कपड़ा बार बार नहीं यूज करना चाहिए, ये चीज़ हो गई। क्लोथ के पैड्स आते हैं उसको यूज कर सकते हैं, टेम्पोज, मेंस्ट्रुअल कप, सैनिटरी पैड्स, ठीक। चेंज देन एवरी 4 to 6 आवर, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, चाहे पैड कपड़ा कुछ भी यूज कर रहे हो, उसको 4 से 6 घंटे पे चेंज करना है। इफ यू यूज क्लोथ वॉश इट वेल विथ द सोप, ठीक। वैसे सबसे सही चीज ये होता है कि एक कपड़ा बार बार यूज ही नहीं करना चाहिए, एक ही बार यूज करो तो सबसे सही रहता है। उसको वॉश करना या सनलाइट में सुखाने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है, ठीक। ये आपके पैड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक, टेम्पो कप्स, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। कीप प्राइवेट पार्ट क्लीन, ठीक, प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना है। सबसे पहले क्या करना है, वॉश विद द क्लीन वाटर 2 to 3 टाइम इन ए डे, ठीक। यानी आपका जो वेजाइनल एरिया है, आपका जो पूरा पेरेनियल एरिया है, उसको 2 से 3 बार पूरे दिन भर में साफ करना चाहिए। डू नॉट यूज स्ट्रॉन्ग सोप इनसाइड द वेजाइना, वेजाइना के अंदर सोप नहीं यूज करना चाहिए, बाहर भी बहुत संभाल के यूज करना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग द पैड या टेम्पोज या कप, अगर आप पैड्स 2-3 घंटे पे चेंज कर रहे हैं उसके बाद अपने हाथ को सही से धोइए, साफ कीजिए, ठीक। डिस्पोज प्रॉपरली, इसके बाद में डिस्पोज, जो इसको रैप करिए यूज पैड को, टेम्पोन्स को, पेपर एंड थ्रू देन द डस्टबिन, और उसके बाद उसको डस्टबिन में डालिए। फ्लश नहीं करना है टॉयलेट में, ये आप पैड्स को गए और फ्लश कर दिया। यूज स्कूल एंड कॉलेज
वे क्या करना है, इंसुलेशन फॉर द सेफ बर्निंग, ठीक है, यानी आप इसके लिए सेफ इफ अवेलेबल है तो उसको यूज कीजिए, अगर है तो। अगर जलाने वाली जगह पैड्स को जहाँ पे जलाया जाता है इंसिनरेशन करना है तो उसको कर सकते हैं। ये आपका डिस्पोजेबल का मेथड हो गया। ड्यूरिंग आपका जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या करना है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके दौरान आपको मेंटेन करके रखना है किस चीज़ को, अपने फूड और रेस्ट को दोनों को मेंटेन करना है। हेल्दी फूड खाना है, रिच आयरन फूड, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, नट्स हो गया, ये सारी चीज़ें। ड्रिंक इनफ वाटर, डू लाइट एक्सरसाइज एंड योगा फॉर क्रैम्प्स, यानी क्रैम्प्स कम हो इसके लिए योगा थोड़ा सा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। टेक गुड रेस्ट एंड स्लीप, अच्छे से रेस्ट कीजिए और स्लीप मतलब आराम कीजिए, सोइए, ठीक। प्रॉब्लम इफ हाइजीन इज नॉट मेंटेन, अगर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं तब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बैड स्मेल आ सकता है, ईचिंग, रैसेस हो सकते हैं, आपका इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। फीलिंग अनकम्फर्टेबल एंड मिसिंग स्कूल वर्क, ठीक, अनकम्फर्टेबल फील होगा, स्कूल वर्क को मिस होगा, मतलब वही चीज़ है कि अनकम्फर्टेबल होगा तो बहुत सारी चीज़ें में प्रॉब्लम आएगी। कॉम्प्लिकेशन क्या है पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के, ये प्रॉपर हाइजीन इज नॉन मेंटेन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, फाउल स्मेल आएंगे, रैसेस होगा और सर्वाइकल इन्फेक्शन हो जाएगा, आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इफ टेम्पोन्स नॉट चेंज रेगुलरली, स्किन इरिटेशन एंड ईचिंग, इतनी सारी चीज़ें आपकी हो सकती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ये हमारा इतना आज के लेक्चर में है। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।